पार्ट 1 की शुरुआत एक पहाड़ी इलाके से होती है जहां अभी एक इंसान अपने आसपास कुछ ढूंढने में लगा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र सामने खूंखार दिख रही उस लोमड़ी के ऊपर जाती है। लोमड़ी को देख के वो इंसान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे कि तभी अचानक से पीछे से एक लड़की उससे आवाज़ लगाती है। जब वो इंसान पलटता है तो वहाँ पे एक सिंपल सी दिखने वाली लड़की थी। यह कोई और नहीं, हमारी हीरोइन यूनो है। यूनो वैसे तो दिखने में सिंपल थी, लेकिन अचानक से आई इस लड़की की वजह से वो इंसान काफ़ी ज़्यादा डर गया था और तुरंत से ही अपने बैग में रखे उस हथियार को बाहर निकाल यूनो को डराने की कोशिश करता है। यह देख यूनो मुस्कुराते हुए उससे एक गांव का रास्ता पूछती है। उस गांव के बारे में सुन वो इंसान मुस्कुराते हुए बोलता है, यहाँ तो तुम्हें जाने में 20 दिन लग जाएगा। यूनो उसकी यह बात सुन मुस्कुरा देती है। यूनो का यूँ मुस्कुराना उस इंसान को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अगले ही पल यूनो पास में ही दिख रहे एक फूल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये वही जड़ी बूटी है जिसकी तलाश तुम्हें है, इससे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस जड़ी बूटी की ओर देख के वो इंसान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इसे ही ढूंढने के लिए इतनी दूर आया था और बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो इसे ढूंढ नहीं पाया था, जिसे इस लड़की ने बस 1 सेकंड में ही ढूंढ लिया था। उस फूल को देख के बिना कोई देरी किए वो इंसान यूनो को थैंक यू बोलने के लिए पीछे पलटता है तो अगले ही पल यूनो वहाँ से गायब हो गई थी। यह देख उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अगला सीन शिफ्ट होता है एक गांव की तरफ, जहां अभी एक गांव में एक लड़की को शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। उसे तैयार करने के लिए वहां 4 औरतें बैठी थी और वो सब मिलके उसका मेकअप और उसे कपड़े ठीक करने में लगी थी। वहीं पास में एक लड़की भी खड़ी थी जो थोड़ी अजीब तरीके से देखते हुए उसे ही घूरे जा रही थी। यह देख वो लड़की बाकी सभी सर्वेंट्स को वहां से जाने के लिए बोलती है और उस लड़की को अपने पास आके उसे अपना असली परिचय देने के लिए बोलती है। उस लड़की की यह हरकत काफ़ी ज़्यादा अजीब था, लेकिन अगले ही पल उसके बोलने के बाद ही वो लड़की अपना वेश बदल लेती है और ये कोई और नहीं, हमारी यूनो थी। यहाँ पे यूनो अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसकी शादी के लिए बधाई देने आई थी, जिसकी आज शादी थी। हालांकि यूनो अपनी दोस्त को उसके आगे के जीवन के लिए बधाई देती है, क्योंकि यूनो चाहती थी कि उसकी दोस्त खुश रहे, पर ऐसा होने वाला नहीं था। वहीं अपनी दोस्त के गले मिले यूनो को पिछले साल की याद आती है, जब वो अपनी दोस्त के साथ मार्केट गई थी और वहाँ पे उसकी दोस्त की मुलाकात उस इंसान से हुई थी जिससे आज उसकी शादी थी। हालांकि यूनो इसके खिलाफ थी, क्योंकि उसे लगता था कि इंसान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इस तरीके से इंसान से शादी करके उसकी दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रही है। यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि यूनो एक आम इंसान नहीं, वो 9 पूंछों वाली एक खतरनाक लोमड़ी थी। यह सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चलेगा कहानी में और क्या कुछ है। वहीं थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट शादी का होता है कि तभी अचानक से यूनो, जो कि अपनी दोस्त की शादी एंजॉय कर रही थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आता है और उसे यह दिखाई देता है कि फ्यूचर में उसकी दोस्त बिल्कुल भी इस इंसान के साथ खुश नहीं रहने वाली। उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। यूनो यह देख के कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि यह फैसला उसकी दोस्त का था। थोड़ी देर बाद सीन अजीब सा दिखता है, जहाँ पे यूनो अभी एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए अपने सामने दिख रहे इंसान की ओर देखती है, जिसके शरीर से अभी खून की धारा बह रही थी। यह कौन था और कौन नहीं, यह समझना थोड़ा मुश्किल था कि तभी हमें यूनो की दबी हुई आवाज़ सुनाई देती है। इंसान बहुत कमज़ोर होते हैं, मैं चाहकर भी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, ना ही मुझे उनका जीवन पसंद था, लेकिन 9 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बदल दिया था। यूनो की यह बात ख़त्म होते ही कहानी 9 साल पहले यानी कि 2016 से जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े से फुटबॉल ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। वहीं पास में फुटबॉल के प्लेयर के सेलेक्टर्स उन्हें सेलेक्ट करने के लिए सभी प्लेयर्स के ऊपर नज़र बनाए हुए थे, जहाँ टीचर एक बच्चे की तारीफ़ करते हुए उन सिलेक्शन करने वाले लोगों को उसका गुणगान किए जा रहा था। वहीं सिलेक्शन करने वालों की नज़र किसी और पे थी, वो कोई और नहीं, हमारा हीरो सियोल था। सियोल फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा माहिर था। अभी जबकि ग्राउंड पे वो खेलने आया था तो उसके आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सिलेक्टर की नज़र में
सियोल यहाँ पे बाजी मार लेता है और वो उस टीचर से सियोल के बारे में जानकारी मांगते हैं। हालांकि हमें यहाँ पे यह पता चलता है कि सियोल जो कि एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, उसका स्पोर्ट्स टीचर बिल्कुल भी उसका सपोर्ट ना करते हुए उसे एक बेकार का प्लेयर बताते हुए उसकी इंसल्ट उन सभी सिलेक्टर्स के सामने करता है, जिस पे उन सिलेक्टर्स को शायद से विश्वास होता है कि नहीं, यह हमें बाद में पता चलेगा। वहीं सिलेक्टर्स यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद का सीन हमें तब का दिखाया जाता है जब वो टीचर सियोल को मारे जा रहा था, यह बोलते हुए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना अच्छा खेलने की। सियोल उस टीचर की यह बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन अगले ही पल सिर्फ यह बोलते हुए कि उसे अगर खेलने का मौका मिलेगा तो वो अपना खेल दिखाएगा ही। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और वहीं पे हमें यह देखने को मिलता है कि स्पोर्ट्स टीचर लगातार सियोल को मारे जा रहे थे डंडे से। थोड़ी देर बाद कहानी शिफ्ट वहाँ पे होती है जहाँ पे सियोल और फुटबॉल टीम के बाकी सारे प्लेयर्स बैठे हुए थे। वहीं पे उनके लिए लंच आता है जिसे सियोल बिल्कुल भी नहीं करता और वो यह देखने लगता है कि कैसे उसका टीचर बाकी सभी बच्चों के साथ अलग बिहेव करते हुए उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रूखा बिहेव करता है। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है सड़क किनारे चल रही उस गाड़ी के ऊपर जो लगातार शांति से चले जा रही थी। वहीं उस गाड़ी में बैठा उस गाड़ी का ऑनर अभी खुद में काफ़ी ज़्यादा परेशान था, होना भी चाहिए था। अभी उस गाड़ी में जो रेडियो ऑन था उसमें लगातार उसके ही कंपनी के बारे में, उसके शेयर्स के गिरते भाव के बारे में बताया जा रहा था। यह देख उसका सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए अपने बॉस की तरफ देख के बिना कोई देरी किए उस रेडियो की आवाज़ कम कर देता है। यह देख बॉस थोड़ा गुस्से में बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सिक्योरिटी यह बोलते हुए कि बॉस आपको इतना यह सब कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं, उसे मना करता है। उसकी यह बात सुन उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और अगले ही पल गाड़ी खुद से ड्राइव करते हुए अपने कंपनी पहुँचता है। वो इंसान खुद में काफ़ी ज़्यादा आज परेशान दिख रहा था और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बोली लगने वाली थी और उसकी कंपनी की हालत ख़राब थी, जिससे उसके बाकी सारे एम्प्लॉय उसे यह समझाने में लगे थे कि उन्हें यह प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हालांकि वो इंसान खुद में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था यह बोलते हुए कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वह यह प्रोजेक्ट अपने दम पे ले ही लेगा। थोड़ी देर बाद सीन उस मीटिंग में फिक्स होती है जहाँ पे अभी बड़े बड़े कंपनी के मालिक बैठे थे और वहाँ पे वो भी इंसान था जो इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए खुद में दावा ठोके जा रहा था। मीटिंग में बैठे सभी लोग प्रोजेक्ट की बोली का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक से सामने लगे प्रोजेक्टर पे एक अजीब सा वीडियो चलता है और इसमें कोई और नहीं, हमारी हीरोइन थी। हमारी हीरोइन यूनो यहाँ पे उस आदमी को इशारा करते हुए बताती है कि यहाँ पे इस साइड जो लोग बैठे हैं वो तुम्हारे खिलाफ वोट करने वाले हैं। यूनो की यह बात सुन उस इंसान को थोड़ी अजीब लगता है। वहीं वो देख सकता था कि उस मीटिंग रूम में बैठे बाकी सारे लोग शांत हो गए थे। ऐसे लग रहा था कि सामने बैठी यह लड़की कोई जादूगरनी थी और उसने सब पे अपना जादू कर लिया था। यह देख यूनो मुस्कुराती है और अगले ही पल अपने चुटकी बजा उस इंसान का ध्यान खुद की तरफ करते हुए बोलती है, मुझे पैसा पसंद है, अब तुम समझ रहे हो ना तुम्हें क्या करना है। थोड़ी देर बाद सीन वहाँ पे शिफ्ट होती है जहाँ अभी हमारा हीरो अपने घर को जा रहा था कि तभी अचानक से रास्ते में उसे एक बूढ़ी लेडी उस गाड़ी को खींचते हुए देखती है जो कि कचरे से भरा हुआ था। यह देख हीरो सियोल बिना कोई देरी किए उस बूढ़ी औरत के पास जा उसकी मदद करता है। यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं सियोल की दादी थी। सियोल अपनी दादी को यह बताते हुए कि उसने आज फुटबॉल में गोल किए और उसे जल्दी ही स्कॉलरशिप मिलने वाला है, अपनी तारीफें करता है। उसकी यह बात सुन दादी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है क्योंकि वो अपने पोते को उन्नति करते देखना चाहती थी। वहीं हमें यह देखने को मिलता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। स्कूल में पढ़ने के अलावा फुटबॉल के साथ साथ वो अपने परिवार की खर्ची के लिए अलग काम भी किया करता था। रात के वक्त डिलीवरी बॉय का काम करते हुए वो कई सारे पार्सल डिलीवर करता है। जब वो पार्सल डिलीवर करते हुए वापस जा रहा था तो उसकी मुलाकात फील्ड में खेल रहे उसके दोस्त से होती है जो अभी रात के अंधेरे में प्रैक्टिस किए जा रहा था। यह देख सियोल उसके पास जा उससे बोलता है कि आज तुमने देखा मैंने कितना अच्छा गोल किया था। सामने खड़ा यह लड़का कोई और नहीं, ये वही लड़का है जिसकी तारीफ स्पोर्ट्स टीचर करते हुए उसकी सिलेक्शन नेशनल टीम में करवाना चाहते थे, लेकिन सियोल की गेम की वजह से यह नहीं हो पाया था।
हमें यहाँ पे यह पता चलता है कि सियोल और उस लड़के के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वहीं सियोल उस लड़के की टांग खिंचाई करते हुए उसके साथ खेलने लगता है। दूसरे तरफ सीन शिफ्ट होती है वहाँ पे जहाँ अभी एक होटल में यूनो लियोन के साथ बैठ के डिनर कर रही थी। लियोन वही बिजनेसमैन था जो आज के टेंडर के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो चाहता था कि कुछ भी करके वो उस प्रोजेक्ट को हासिल कर ले और अंत में उसे यूनो की मदद से शायद से वो प्रोजेक्ट मिल भी जाता। वही हमें यहाँ पे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ पे लियोन के लिए यूनो काम करती थी, यानी कि यूनो उसे उसके प्रोजेक्ट को लेके इन्फॉर्मेशन देते हुए बोर्ड मीटिंग में आगे क्या कुछ होगा यह सब बताते हुए बाकी सारे मेंबर्स को खरीदवाने का काम करती थी। ऐसा लग रहा था यूनो यहाँ पे अपना जीवन इसी तरीके से गुजार रही थी। यूनो और लियोन अभी डिनर करने में लगे थे। लियोन इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे अभी तक कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया था कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है। अभी फ़ोन लियोन उठा पाता उससे पहले ही यूनो बोलती है, बधाई हो, तुम्हारा काम हो गया है। लियोन उसकी बात सुन के चौंक जाता है और उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो उस फ़ोन को रिसीव करे और वो यूनो से बोलता है, आखिर तुम क्या कुछ कर सकती हो? मेरे साथ तुम पिछले कुछ महीनों से काम कर रही हो, तुमने मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करवाया, लेकिन तुम्हारे पास और कौन कौन सी पावर है? यूनो लियोन की यह बात सुन मुस्कुरा के बोलती है, तुम इंसान कभी नहीं समझते, हर चीज़ में तुम्हें लेकिन किंतु परंतु करना होता है। और अगले ही पल हमें सीन नरक का दिखाया जाता है जहाँ पे ल्यूनो अभी गिरने वाला था और पीछे यूनो उसे धक्का दे रही थी। यह देख लीनो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो चिल्लाने लगता है। तो अगले ही पल वो सीन वापस से उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पे वो दोनों बैठ के डिनर कर रहे थे। यह देख कि लियोन कितना डरा हुआ है, यूनो मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम मेरे बारे में अभी नहीं जानते और आने पे सब धीरे धीरे जान जाओगे। थोड़ी देर बाद का सीन एक शॉपिंग मॉल का था जहाँ पे यूनो अपने आसपास खड़े लोगों को देख रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र सामने खड़ी उस लड़की के ऊपर जाती है जिसका ड्रेसिंग सेंस यूनो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उस लड़की को देख यूनो उसके पास आके बोलती है, मुझे तुम्हारा पहनावा काफ़ी पसंद आया, क्या तुम मेरी मदद शॉपिंग करने में करोगी? यूनो की यह बात सुन वो लड़की चौंकते हुए तुरंत से मना करके बोलती है कि भला वो ऐसा क्यों करे। यह देख यूनो मुस्कुराती है और चुटकी बजा देती है। यूनो का चुटकी बजाना था कि अगले ही पल वो लड़की उसके इशारों पे नाचने लगती है। यूनो उस लड़की के साथ मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करती है और उसे अपने बारे में बताती है। यूनो के मुंह से यह सुनते हुए कि वो 9 पूछे वाली लोमड़ी है उस लड़की को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। यह देख यूनो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम इंसान मेरा कुछ भी नहीं समझ पाओगे, तुम्हारी दिमाग ही बहुत ज़्यादा छोटी है। यूनो की यह बात उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। यह देख यूनो तुरंत से ही चुटकी बजाती है। यूनो का चुटकी बजाना था कि एक बार फिर से वो लड़की पूरे तरीके से यूनो के हाँ में हाँ मिलाने लगती है। उस लड़की को यूँ अपनी बातों में हाँ मिलाते देख यूनो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उस लड़की को यूनो अपनी तारीफ करते हुए बताती है कि यह उसके लिए पहली बार नहीं, आज से पहले वो ऐसा बहुत कुछ कर चुकी है। जब वो अपने स्कूल में पढ़ती थी और टीचर का लैंग्वेज उसे समझ नहीं आता था तो उसने टीचर के लैंग्वेज को ही बदल दिया था, जहाँ पे टीचर उसकी भाषा बोलने लगी थी। वहीं जब वो गेम में हारने लगी थी तो उसने सामने वाले की याददाश्त को ही गायब कर दिया और वो उस गेम में जीतने लगी थी। और तो एक बार जब वो बुक पढ़ रही थी और उसे उस बुक की एंडिंग समझ में नहीं आया, यह जानते हुए कि हीरो मारा गया, वो उस राइटर के पास जा उसे कहानी दोबारा से लिखवाती है और अगले ही पल पूरा का पूरा कहानी बदल जाता है। यूनो की यह बात उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, हालांकि वो यूनो के बस में थी पर फिर भी थी तो इंसान ही, इसीलिए यूनो की बात सुनते हुए वो लड़की बोलती है, ठीक है मैंने अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद की, तुमने मुझे खाना भी खिलाया, पर तुम मुझे प्लीज़ एक्स्ट्रा टिप जरूर देना, मैंने तुम्हारी यहाँ शॉपिंग में इतनी सारी मदद की है, आखिर उसका कुछ फ़ायदा मुझे भी तो होना चाहिए। यूनो उस लड़की की बातें सुन मुस्कुरा देती है। अगला सीन हमें वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे अभी सियोल भी अपने उस दोस्त के साथ आया था, जहाँ पे उसका दोस्त उसके लिए जूते खरीदने की कोशिश कर रहा था जिसे सियोल लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सियोल उसे यह बोलते हुए कि अगर वो उसकी गरीबी को देख के उसे जूता गिफ्ट करना चाहता है तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे क्योंकि वो नहीं लेगा।
सियोल की यह बातें सुन उसका दोस्त जिद करता है कि तभी अचानक से सियोल किसी से टकराता है और वो कुछ दूरी पे जाके गिरता है। अगले ही पल जब सियोल सामने आता है तो यह देखते हुए कि वो एक लड़की से टकराया है जो कि कोई और नहीं यूनो थी। यह देख उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, पर तुरंत से ही वो माफ़ी मांगते हुए यूनो से बोलता है, क्या आपको चोट लगी? यूनो सियोल की यह बात मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ा के बोलती है, तुम इंसान भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हो। यूनो की यह बातें सियोल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो चुपचाप से उसे सॉरी बोल के वहाँ से अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। यूनो भी अपने सामने सियोल और उसके दोस्त को जाते देख सकती थी कि तभी अचानक से यूनो फ्यूचर का देखते हुए थोड़ा चौंक जाती है। यूनो आगे की ज़िंदगी देख सकती थी, हल्का धुंधला ही सही, लेकिन उसे बहुत कुछ दिखाई देता था। यहाँ पे यह देखते हुए कि सियोल का दोस्त आगे चलकर एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनने वाला है। यूनो के चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते चेहरे के साथ बोलती है, यह फ्यूचर में इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बनेगा, यानी कि यह मेरा एक पार्टनर बन सकता है, मैं इसके लिए भी काम कर सकती हूँ। यूनो खुद में यह बोल के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती है कि तभी उसके साथ खड़ी वो लड़की उस बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है। तो यूनो उसको मजाक उड़ा के यह बोलते हुए कि मेरे से दूर होते ही तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा, तुरंत से ही चुटकी बजाती है, जिसके बाद उस लड़की के हाथ से यूनो के शॉपिंग बैग्स गिर जाते हैं और वो जैसे कि यूनो को जानती ही नहीं थी उससे दूर हो जाती है। यूनो के चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान छा जाती है, वो जैसा सोच रही थी वैसा ही कर रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पे अंधेरा छाता है। यूनो पीछे देखती है तो वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान खड़ा था। उस इंसान को देख यूनो उससे थोड़ा गुस्से में पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है, क्या उसे जलन हो रही है कि वो इंसानों के बीच राज करते हुए अपना भविष्य सुधार रही है। तो वहाँ पे वो आदमी यूनो को गुस्से में डांटते हुए बताता है कि तुम यहाँ जो कुछ भी कर रही हो वो बहुत गलत है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। यूनो उस इंसान का मजाक उड़ा के बोलती है कि वो इंसानों की तरह कमज़ोर नहीं बन सकती, अगर उसे लगता है कि उसे भी इंसान बना दिया जाएगा तो यह ऐसा नहीं होगा। वो ऐसे ही नौ पूछों वाली लोमड़ी बन के अपना जीवन बिताना चाहती है। यूनो की यह बात सुन वो आदमी मुस्कुराता है और अगले ही पल यह बोलते हुए कि बहुत जल्द तुम्हें एक फैसला लेने का मौका मिलेगा जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहाँ पे यह फैसला लेते हुए कि तुम इंसानी जीवन जियोगी या वापस अपने लोगों के पास जाओगी, यह तय होगा। यूनो को उस आदमी की यह बातें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं और अगले ही पल हम यह देखते हैं कि वो आदमी गायब हो चुका था, जो शायद से खुद भी आदमी नहीं था। दूसरी तरफ सीन वहाँ पे शिफ्ट होता है जहाँ पे लियोन अभी कुछ ज़्यादा ही खुश था। खुश हो भी क्यों ना, लियोन को वो प्रोजेक्ट यूनो की मदद से मिल चुका था। प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में पार्टी करके लियोन गाड़ी को ड्राइव करते हुए वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। तरफ सीन हमें सियोल और उसके दोस्त का दिखाया जाता है कि जो अभी फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे थे कि तभी अचानक से बॉल फुटबॉल ग्राउंड के बाहर चला जाता है। यह देख सियोल अपने दोस्त को यह बोलते हुए कि तुम घर के लिए निकलो, मैं बॉल लेके आता हूँ। वहाँ पे बॉल लेने के लिए जाता है तो यह देख कि बॉल पूरी तरीके से फट चुका है। सियोल हैरान हो जाता है, उसने इतना बड़ा गोल तो नहीं मारा था कि बॉल की यह हालत हो जाए। तभी उसकी नज़र यूनो पे जाती है जो उसका मजाक उड़ाते हुए यह बोल कि तुम आदमी कितने कमज़ोर हो उसे तिरस्कार भावना से देखती है कि तभी अचानक से यूनो ने जो कुछ भी शॉपिंग मॉल में देखा था उसका ध्यान आता है। उस बारे में सोचते हुए यूनो सियोल से बोलती है, फ्यूचर में तुम्हारा दोस्त एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनने वाला है। सियोल को यूनो की यह बात थोड़ी अजीब लगती है, वो भी उस बारे में उससे पूछता है कि तभी अचानक से उसे अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो यूनो को पूरी तरीके से इग्नोर कर भागते हुए जाता है तो अगले ही पल यह देखते हुए कि उसका दोस्त सड़क पर गिरा हुआ है। वहीं सामने से जिस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी है वो वहाँ से भाग रहा है। यह देख सियोल उस गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पे सियोल अपने दोस्त को लेके आया था। अपने दोस्त को एडमिट करवाने के बाद सियोल बिना कोई देरी किए पुलिस स्टेशन जाके उस इंसान की कंप्लेन करता है जिस इंसान ने उसके दोस्त को अपनी गाड़ी से उड़ाया था। कि तभी अचानक से सियोल को यहाँ पता चलता है कि वहाँ पे पहले ही उस गाड़ी का ड्राइवर खुद को
मुजरिम बताते हुए अरेस्ट करवा चुका था। यह देख सियोल को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि वो जानता था कि गाड़ी का ऑनर ही उस गाड़ी में उस वक्त बैठा था। फिर ड्राइवर कहाँ से आ गया? सियोल इसका विरोध करता है और तुरंत से ही पुलिस को बताता है कि यह वो सच्चाई नहीं जो कि उसने देखी थी। सियोल की यह बात सुन वो किस दोबारा से ओपन होता है। अगला सीन हमें लियोन के कंपनी का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी लियोन अपने कैबिन में काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वही सामने खड़ा असिस्टेंट लियोन से बताता है कि वो ऐसे इस केस से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि पुलिस स्टेशन में एक चश्मदीद गवाह है जिसने लियोन को उस वक्त गाड़ी में बैठे देख लिया था। यह देख लियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट को कैबिन से बाहर भेजने के बाद बिना कोई देरी किए उस कागज़ को जलाता है जो यूनो ने उसे दिया था, जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़े बुलाने के लिए। यूनो जब सामने आती है तो वो लियोन से यह बोलते हुए कि वो छुट्टी है, बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं करेगी, कि अगले ही पल लियोन उसे यह बताता है कि वो उसे इस काम का 4 गुना पैसा देगा। यूनो तैयार हो जाती है। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाता है, जहाँ पे सियोल अभी अपने दोस्त के वार्ड में पहुंचा था कि तभी अचानक से वहाँ पे वो यूनो को बैठा देख चौंक जाता है और वो घबराए हुए सवाल करता है, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो? यूनो सियोल को यहाँ पे देख के मुस्कुराती है और वो तुरंत से उसके पास आके कुछ बोलने को होती है कि तभी अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है और यूनो के आसपास सब कुछ उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और अगला ही पल वो मूर्छित होकर गिरने लगती है कि तभी अचानक से सियोल उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। और तब यूनो, जो कि भविष्य देख सकती थी, वो यह देख के चौंक जाती है कि जहाँ पे पहले उसने सियोल के दोस्त को इंटरनेशनल प्लेयर बनते देखा था, वहाँ पे अभी वो किस्मत सियोल के ऊपर शिफ्ट हो गई थी। यह देख यूनो घबराए हुए आवाज़ में बोलती है, आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है? भला फ्यूचर बदल कैसे सकता है? भला तुम इंटरनेशनल प्लेयर कैसे बन सकते हो? और यहीं पे पार्ट 1 की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह एक्सप्लेन किया हुआ कहानी पसंद है। हालांकि मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी उतनी अच्छी नहीं, और तो और बैकग्राउंड में भी जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ना समझ के ही प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।